नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका स्वागत है। मैं आज आपसे कुछ बात करने जा रहा हूं और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने पिछले 15-20 घंटों में इसके बारे में बहुत पढ़ा, बहुत सुना, बहुत देखा और उसके ऊपर से अभी जो वैश्विक स्तर पर परिस्थितियां चल रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, इजराइल और हमास की वॉर, उसमें इजराइल का अब माइंडसेट क्या है और वो किस तरफ जा रहा है, इसके कुछ इंडिकेशंस, इसकी कुछ धारणाएं बनाई जा सकती है। उसकी बात मैं आज आपसे करूंगा। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन के बीच लगभग रोज बातें होती है। अभी तो वो जो बिडेन इजराइल के अंदर भी है, मगर उससे पहले उन्होंने अपने दो पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर्स ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में भेज दिए। उसमें से एक, दूसरा जो है वो न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी बिग। हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि हमास के लिए इतने बड़े जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई जरूरत नहीं है, मगर डर यह है कि दूसरी तरफ से लेबनान से अगर हिजबुल्ला ऑल आउट अटैक पे इजराइल पे आ जाता है, उसको रोकने के लिए, ईरान को एक लाल आंख दिखाने के लिए, दिस इज द स्टेप दैट इजराइल के सबसे बड़े पार्टनर और दोस्त यूएस ने लिया है और इजराइल को एक तरफ से एक मैसेजिंग किया है कि हम आपके साथ हैं, और शत्रुओं को, हिजबुल्ला को और ईरान को सीधा मैसेज दिया है कि आप कोई भी गुस्ताखी नहीं करोगे ये जंग में आने की। मगर हम देख ही रहे हैं पिछले 7-8 दिन से हालात क्या चल रहे हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। काफी लोग तो बोलना शुरू कर दिया है कि हम एक बड़े युद्ध की ओर जा रहे हैं, मगर देखा जाए तो जो बिडेन का ये स्टेप है ना, उसको बराबर समझना पड़ेगा। दिस इज अ मैसेज, सटल मैसेज ईरान को कि आप हिजबुल्लाह को रोकिए, ये जंग में नहीं आए। मिडिल ईस्ट के दूसरी छोटी छोटी सत्ताएं जो भी बहुत कूद रही है वॉर के अंदर जाने के लिए, उनको भी एक मैसेज दी कि आप ऐसा कुछ भी करने गए तो आपकी कोई खैर नहीं। अभी देखिए, ये तो बात है, ये पूर्व भूमिका है। अब मैं बात करूंगी इजराइल की और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की। मैंने बताया ना कि पिछले 15-20 घंटों में मैंने काफी कुछ पढ़ा, काफी कुछ देखा। उस पर से मैं ये बात बता सकता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू सेकेंड टर्म में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन के आए, तब उनकी मंशा क्या थी। वो कहीं एक इंटरव्यू में रोसेनबर्ग, आई थिंक, यस, रोसेनबर्ग रिपोर्ट में इजराइल के अभी के जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जाची हंगाबी, उन्होंने बताया था, वो नेतन्याहू को 1988 से जानते हैं, एंड ही सेड दैट इन केस अ पुश कम टू शव, मतलब अगर आप हमें कंपेल करोगे, वी विल नॉट बी हेजिटेंट, नेतन्याहू विल नॉट बी हेजिटेंट। और नेतन्याहू तो बोल रहे हैं, जब हमारे जवान लोग हवा में उड़ के दुश्मन से लड़ रहे हैं, जमीन पे लड़ रहे हैं, पानी में लड़ रहे हैं, हर जगह लड़ रहे हैं, तब मैं ये अपॉर्चुनिटी जाने नहीं दूंगा और ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दूंगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक अस्तित्व का खतरा है। अभी देखिए, यहां लड़ाई शुरू होती है। एक छोटा सा देश
जो चारों तरफ से अरब शक्तियों से घिरा हुआ है, 1 करोड़ की आबादी नहीं है मगर बहुत हाईटेक है, इकोनॉमिकली वेरी प्रॉस्परस नेशन, और वो अपने अस्तित्व की एक लड़ाई लड़ने जा रहा है। आज सिचुएशन ऐसी आ गई है, एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला मतलब उनके पीछे ईरान और सीरिया एंड लेबनान एंड एवरीवन। तो नेतन्याहू सेकेंड टर्म में जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी 3 मंशाएं थी। डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो इसके लिए नेतन्याहू का पास्ट आपको बता दूं, ही वाज अ वेरी हाईली डेकोरेटेड सोल्जर। उनके भाई जनरल थे, उसी डिवीजन पे वो ये भी थे, और उनके भाई ने इजराइल के लिए शहादत दी। हाँ, काफी लोगों को याद होगा, कोई लोग तो पैदा भी नहीं होंगे आप लोग, म्यूनिक ओलंपिक के वक्त पे एक घटना हुई थी और इजराइल के ऑपरेशन में वो शहीद हुए थे, इजरायलियों की जान बचाते बचाते। तो उन्होंने अपने माँ बाप को देखा है बेटे के लिए रोते हुए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हिज फैमिली हैज शेड ब्लड फॉर इजराइल, एंड सो ये आदमी जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उसकी सबसे पहली मंशा क्या है? न्यूट्रलाइज ईरान, न्यूट्रलाइज ईरान ऑफ देयर न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटीज। ये अणुशक्ति बने उससे पहले उनको न्यूट्रलाइज कर देना। मतलब कि अगर जो ये युद्ध लंबा चला, दिस इज व्हाट ही इज बीन टेलिंग टू बाइडेन, वी डोंट वांट द वॉर। बाइडेन आल्सो सेज, बाइडेन ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज दिए, उसका मतलब ही यही था कि हम युद्ध नहीं चाहते, आप सीधे बैठिए। मगर अभी भी सबसे बड़ा खतरा तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से इजराइल को है। तो नेतन्याहू वांट्स व्हाट? ही वांट्स, वन, न्यूट्रलाइज दिस न्यूक्लियर पावर एंड बैलिस्टिक मिसाइल पावर ऑफ ईरान, जिससे उनके अस्तित्व के ऊपर, इजराइल के अस्तित्व के ऊपर कोई खतरा न बन रहा है। क्योंकि इजराइल के सामने वो कहते हैं, काफी वक्त वो बोल चुके हैं पब्लिक फोरम में, हमारे लिए एक ही चॉइस बच जाता है, या हम सरेंडर होके एक पागल से न्यूक्लियर पावर की मजाक मस्ती पे जीते रहे, या फिर हम अपने अपने जंग को खुद लड़े और हमारा अस्तित्व बचाने के लिए जो करना पड़े वो करें। दिस इज व्हाट ही इज बीन डूइंग। दूसरी, उनकी जो एक मंशा थी, जो एक्चुअली इट वाज गोइंग टू बी रियलाइज्ड इन फ्यू डेज टाइम, थोड़े दिनों में वो पार होने वाली थी, टू मेक अ पीस विद सऊदी अरेबिया एंड create the biggest peace accord in this entire Middle East in the history of Israel. वो सऊदी अरेबिया के साथ में शांति चाहते थे, म्यूचुअल प्रोग्रेस की बात करना चाहते थे, मगर वो ईरान ने होने नहीं दिया। अरब नेशंस की यही तकलीफ है, एक के साथ में कुछ डेवलपमेंट्स के करार होने जा रहे हैं तो दूसरी शक्ति उसको सहन नहीं करती, और यही हुआ है यहां पर। Israel is a known, sorry, Iran is a known funder to Hamas and Hezbollah both. दोनों को, दोनों के फाइटर्स को, दोनों के त्रासवादियों को, उग्रवादियों को ये ट्रेनिंग देते आ रहे हैं, पैसे देते आ रहे हैं, हथियार देते आ रहे हैं, इसमें तो कोई मना नहीं करेगा। तो जब ये शुरू हुआ है और जब बेंजामिन नेतन्याहू हमास के हमले के बाद जो आके कहते हैं हमें कि दे हैव स्टार्टेड द वॉर, नाउ वी विल फिनिश इट, हम मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी को बदल देंगे। सी, इट ऑल लुक रिटोरिक एट दैट टाइम, लगा भाषणबाजी है, ये भाषणबाजी नहीं है दोस्तों, समझ लेना। और आपको यह भी ताज्जुब होगा कि अभी तक गजा के अंदर इजरायली फोर्सेस एंटर क्यों नहीं हुए जमीन से।
देखिए, बट माई hunch is the moment Joe Biden goes back to his country, Israel will have a green signal to attack and humiliate and destroy all locations of Hamas. This is what is my understanding. I could be wrong in that. मैं इसमें गलत भी हो सकता हूं, मगर जब हर एक डॉट को कवर करते हैं और देखते हैं हम, तब ये होता है। और अभी तक इजराइल को जो बिडेन ने रोक के रखा है, बिकॉज सी जो बिडेन ऑल्सो हैज हिस्ट्री। एक तरफ ये ज़ियोनिस्ट है, ज़ियोनिस्ट का मतलब ये होता है कि इजराइल के लिए प्यार रखने वाला इंसान, और दूसरी तरफ वो बाइपोलर है। उन्होंने $6 बिलियन ईरान को देने की बात कर दी अभी थोड़े ही दिनों पहले। हाँ, वो बात ठीक है, वो रिलीज होने से पहले है, ये घटना हुई, और अब ये डॉलर रोक के रखे हुए। द रीजन फॉर दैट इज जो बिडेन वांट्स टू मेक श्योर, ही वांट्स टू मेक श्योर कि कहीं ऐसी चीजें ना हो जाए कि पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध की ओर चला है। दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग इज, बाय कनेक्टिंग द डॉट वी आर गेटिंग दैट, वी आर क्लोजर टू दैट। मगर अब ईरान को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो करना पड़े वो तो करेंगे इजराइल, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने राष्ट्रवाद के लिए। और आपको बड़ी तकलीफ होगी कि मैं ये सब बातें, मिडिल ईस्ट की बातें हमारे लिए क्यों कर रहा हूं, भारतीय संदर्भ क्या है। तो दोस्तों, भारतीय संदर्भ बहुत बड़ा है। हम भी तकरीबन चारों ओर से दुश्मन से घिरे हुए हैं, और इजराइल से ज्यादा हमारे लिए अंदरूनी दुश्मन इतने ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे दोनों बॉर्डर पर पाकिस्तान और चाइना की बात में करता हूं। तो जब आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि व्हेन नरेंद्र मोदी एंड बेंजामिन नेतन्याहू become good pals, they both relate to this situation। और इजराइल की तरह ही भारत की भी बात यही है, हम शुरुआत नहीं करते कभी, और अब तो हम इतने सक्षम हैं कि अगर कोई शुरुआत करेगा तो उसका अंत हम करेंगे। दोस्तों, मेरा कहने का जो मतलब आज की पूरी बात का, आज ये पूरे मोनोलॉग का, आपको शायद लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहा है। आज की पूरी बात का, मोनोलॉग का मतलब सिर्फ एक ही है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि जब तक हम नहीं रखेंगे, अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे, तब तक हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। आज आपको ताज्जुब होगा, इजराइल हैज ऑलरेडी मोबिलाइज 4 मिलियन पीपल, 4 मिलियन ट्रूप्स, 4 लाख के करीब ट्रूप्स आ चुके हैं। उनके रिजर्विस्ट दुनिया के हर एक कोने से जाके एक्टिव ड्यूटी करने के लिए इजराइल पहुंच गए, तेल अवीव पहुंच गए। जब इजरायली मीडिया रिपोर्ट करता है तो एक रिपोर्ट के बीच में कम से कम 2-3 बारी रिपोर्ट करने वालों को बॉम्बिंग अलार्म की साइरन सुनाई दे रही है, रॉकेट अटैक की साइरन सुनाई देती है, और उनको बॉम्ब बंकर्स में चला जाना पड़ता है। ये स्थिति है, और फिर भी एक भी इजरायली ऐसा नहीं बोल रहा, एक भी इजरायली ऐसा नहीं बोल रहा कि हम नहीं लड़ेंगे। हाँ, युद्ध नहीं चाहिए किसी को। लोग कहेंगे कि आप हॉकिश बात कर रहे हो। नहीं, हॉकिश बात नहीं कर रहा मैं। Nobody wants war. Joe Biden also says, I don't want war. वॉर नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक प्रोग्रेस पूरा दुनिया का बंद हो जाएगा।
That is the reason probably he sent, not one, but two aircraft carriers, one with nuclear power. See, Netanyahu also said, we don't want war. मगर हमें कोई सताएगा और ऊपर से हमारे अस्तित्व के ऊपर कोई खतरा डालेगा तो हम उसकी जड़ तक जाएंगे. वी विल फिनिश द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम. और यहां पर परपेट्रेटर कौन है? उद्भव स्थान क्या है? लोग मानते हैं ईरान. Iran's nuclear program. Iran is not far away. They're just few months away. Enriched uranium के लिए, बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी. और अगर ये हो गया तो देन ईरान विल एक्ट फर्स्ट ऑन इजराइल. देखिए, इजराइल इज थिंकिंग इन दैट सेंस दैट हमास की एजेंडा भी ये है. All most of the Arab states, most of the Middle East has Israel on the agenda. They don't want to accept the acceptance of they do not give acceptance to the sovereignty of Israel. वो इजराइल को दुनिया के नक्शे पर से नेस्तनाबूद करने वाले. तो उनके लिए वो अस्तित्व की लड़ाई है. और अस्तित्व की लड़ाई जब होती है तब आप ही बताइए, क्या किसी के वार करने की राह देखी जाती है? और यू हैव टू एक्ट प्रीएम्प्टिवली, प्रोएक्टिवली, एंड दैट इज व्हाट इजराइल इज प्लानिंग टू डू. अभी तक 10-12 दिन तक गाजा में इन्वेशन नहीं हुआ तो आप ऐसा मत समझिए कि लोग डर गए. नहीं, बात ये नहीं है. दे आर वेटिंग फॉर एन ऑल आउट ऑफेंसिव टू कंप्लीट और फिनिश ऑफ their main enemy, which is Iran at that this time. तो भारत के लिए संदर्भ है, हम भारतीयों के लिए एक संदर्भ है कि हम भी घिरे हुए हैं. एक तरफ रोक पाकिस्तान है, दूसरी तरफ महासत्ता चाइना. उन दोनों के बीच में हमें लड़ना है. वी नो दैट चाइनीज विल मेक few things here and there. ऑल आउट वॉर पे कभी नहीं जाएंगे. मगर खुदा ना खास्ता, देखिए मैं टर्म बहुत समझ के यूज कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता someone plays fools from Pakistan side. पाऊ पाऊ के बॉम्ब जो है ना, और अगर एक बार शुरू हो गया तो फिर यह भारत का दायित्व बन जाएगा कि खत्म करना. और उसके लिए पहले हमें अंदर देखना है. हमारे अंदर कितने देश के दुश्मन बैठे हुए हैं, क्योंकि हम 140 करोड़ का देश है और लोग हैं ऐसे जो अभी भी खुल्लम खुल्ला हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, इस्लामिक आइडियोलॉजी को सपोर्ट. आइडियोलॉजी बात अलग होती है. भारत जैसे देश में हर एक आइडियोलॉजी के लोग घुल मिल के रह सकते हैं. मगर जो ऐसा समझता है कि हमारा धर्म न माने वो सब काफिर और उनको तो खत्म करना ही है, तो उसमें आप करोगे क्या? You have only one option, and that is to stand up and fight and attack an enemy before enemy attacks you. That is the truth. और शायद पिछले 9 सालों में भारत में जब ये मेंटालिटी आई ना, सनातनी हिंदू जब से प्रोएक्टिव होके बोलने लगा ना, तब से पूरी दुनिया चकी चुकी देखती थी भारत को क्या हो गया. This is the new spirit of nationalism which the people of the country have started showing, and that is what we need. मित्रों, आज के लिए सीख यही है. और हमें ताज्जुब नहीं होगा अगर हिजबुल्ला लेबनान से जरा भी ये जंग में ऑफिशियली उतरे कि यू विल हियर Israeli air bombing on the selected targets of Irani oil refineries and nuclear facilities. ये प्लान कुछ ऐसा बन रहा है. जो मैं पढ़ के, जो देख के समझ पा रहा हूं, उसके डॉट्स मिला के मैं आपको ये बता सकता हूं. और अगर आपको ज्यादा कुछ जानना है तो आई विल
एडवाइज यू कि जो रोसेनबर्ग की किताब है जेरूसलम असैसिन, उसको पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगी काफी चीज। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बस आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ फिर से हाजिर होऊंगा एक अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके। मगर प्लीज हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमारी बहुत सहायता। थैंक यू वेरी मच।